तुम यकीन नहीं करोगी, मेरी बहू ने कल ही 10,000 रुपए का मुंह पर लगाने के लिए फाउंडेशन मंगवाया है। क्या बात कर रही हो? नहीं तो क्या, इतनी फिजूल खर्ची करती है आजकल की बहू है कि क्या बताओ। नहीं, मेरी बहू तो बड़ा कम ही खर्चा करती है। लेकिन फिर भी देखना बाहर की बातों में आकर शुरू ना हो जाए। अरे नहीं, मैं तो बराबर से नजर रखती हूँ। फिर ठीक है, वरना आजकल सुनता कौन है। मेरी बहू को तो कोई शौक ही नहीं है, ना कपड़ों का ना लाली लिपस्टिक का। शांति और गीता आपस में बातें कर रहे थे। इधर कमरे में नीतू तैयार होकर अपने पति संचित की तरफ देख रही थी और इंतजार कर रही थी कि संचित की नजर उस पर पड़े, लेकिन संचित को कहाँ ही होश था कि कमरे में उसकी पत्नी भी है। संचित जी सुनिए ना। हाँ, क्या हुआ? देखिए तो मैं कैसी लग रही हूँ। कैसी लग रही हो? क्या मतलब? अरे इस तरफ देखिए ना, आप तो लैपटॉप से नजर ही नहीं हटा रहे। हाँ भी देख लिया, रोज जैसी तो लग रही हो। ठीक है। संचित ने बस इतना सा कहा और लैपटॉप लेकर हॉल में जाकर बैठ गया। आईने के सामने खड़ी नीतू ने अपने बालों को बांधा और बाहर आ गई। बहू इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं कब से नाश्ते का इंतजार कर रही हूँ, बच्चों का टिफिन भी नहीं बना अब तक। अभी बना देती हूँ मम्मी जी। बहू तो घर में लिपस्टिक लगाकर घूम रही है। अरे नहीं मम्मी जी, ये तो बस ऐसे ही। अच्छा, अब समझ में आया कि देर क्यों लग गई। तैयार होने से फुर्सत मिले तब ना। नहीं मम्मी जी, वो बात नहीं है, मैं तैयार नहीं हो रही थी। वही तो कह रही हूँ मैं, अब तैयार होने की क्या जरूरत है? तैयार होके किसे दिखाना है? नीतू किचन में काम करने लगती है। तभी उसका 12 साल का बेटा मोन्टू पास आकर कहता है, मम्मी क्या हुआ? आज लंच में सैंडविच दे दो ना। अरे कल भी तो दी थी। मम्मी रोज बनाने में क्या प्रॉब्लम है, आज भी पैक कर दो। ठीक है कर दूंगी, जा तू। मम्मी मैं क्या बोल रहा था, इस बार पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मौसी को ले जाओ। क्यों? मौसी को क्यों? वो पापा तो आते नहीं, आपको टाइम कहाँ है, तो मौसी को ही ले जाऊंगा। अरे मैं चलूंगी। मम्मी मौसी को भेज दो ना, सब फिर मेरी तारीफ करेंगे। मेरी मौसी कितनी अच्छी दिखती है। अच्छा तो ये बात है। सब या फिर रिया? हाँ वो भी। तो ले जाओ मौसी को। ठीक है, मैं भेज दूंगी साक्षी को। चली जाएगी वो मीटिंग में। संचित खुशी खुशी वहां से चला जाता है। तभी नीतू की पड़ोसन शांति दरवाजे की घंटी बजाती है। अरे कोई है या बस घंटी ही बजाती रहूं मैं? बहुत दरवाजा तो खोल दे। संचित जी आप तो वहीं बैठे, आप खोल दीजिए ना दरवाजा। अरे उससे क्यों परेशान कर रही है? तो छोड़, मैं ही खोल दूंगी। गीता दरवाजा खोलती है और शांति खुशी खुशी घर के अंदर आती है। अरे बड़ी देर लगा दी दरवाजा खोलने में। अरे पर तू इतनी खुश क्यों लग रही है? खुशी की बात तो है ही, मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया है। अरे वाह, क्या बात है। तो अब आगे क्या? आगे क्या भाई, अभी तो सगाई है, फिर शादी। अच्छा, कब की है? परसों की है, और तुम सबको आना जरूर है। ठीक है भाई, जरूर आएंगे। अब चलती हूँ, बाकी लोगों को भी बताना है। ठीक है ठीक है। गीता दरवाजा बंद कर देती है और हॉल में आकर बैठ जाती है। बहू चाय नाश्ता कुछ तो लाकर दे। अभी लाती हूँ मम्मी जी। ये लीजिए। क्या बोल रही थी आंटी? अरे कुछ नहीं, गुड़िया की सगाई है परसों की, चलना है हम सबको। अरे वाह, ठीक है हम सब चलेंगे। हाँ बहू, अब चलना तो है ही। सुनिए जी। हाँ बोलो। वो सगाई के लिए नई साड़ी लेने चलते हैं ना। तुम्हारी सगाई थोड़ी ना, हर बार नए कपड़े क्यों लेना है? अरे अब फंक्शन है तो। फिर भी फालतू खर्चा क्यों करना है? कौन सा अपने घर का फंक्शन है? सही तो बात है बहू, तेरी शादी की साड़ियां अभी तक रखी है, कितनी भारी भारी साड़ियां हैं, उनको कब पहनेगी? ठीक है मम्मी जी, वही पहन लूंगी। हाँ, ड्राई क्लीन करवा ले और फिर देख कैसे नई सी लगेगी। जी समझ गए। नीतू अपने कमरे में आती है और 15 साल पुरानी साड़ियों के ढेर को पलंग पर रख देती है। कहीं ना कहीं बात तो ठीक ही है मम्मी जी की, ये सब साड़ियां पहनी कितनी है, मैंने यही पहन लूंगी। नीतू अपनी शादी के वक्त मिली साड़ियों को ठीक करती है और वही पहनकर जाती है। बहू आज मंदिर चलना है, वहां पर कीर्तन है। ठीक है मम्मी जी, मैं जरा तैयार होकर आती हूँ। अरे क्या तैयार होने जा रही है, कीर्तन है, मुंह दिखाए थोड़ी ना, ऐसे ही चल। ठीक है। मैं अच्छी लग रही हूँ ना? हाँ सही लग रही है। क्या लिख के दूं तुझे? नहीं मम्मी जी, चलिए ना। अब तो बच्चे हो गए, घर के इतने काम है बहू, अब किसके लिए तुझे सजने संवरने में समय बर्बाद करना है? सही कहा मम्मी जी। नीतू बिना बाल बनाए बस ऐसे ही अपनी सास के साथ चली जाती है। मम्मी जी ये लोग घूर घूर कर क्या देख रहा है? अरे देखने दे उन्हें, उनका और काम ही क्या है। हाँ मम्मी जी, इनका तो काम ही है यही।
मंदिर से लौटकर नीतू जब घर आकर अपना चेहरा शीशे में देखती है तो चौंक जाती है। अरे बाप रे, ऐसे लग रही थी अभी तक, मुंह पर क्रीम भी नहीं है। अरे अब किसके लिए क्रीम लगा रही हो? जाओ एक कप चाय बनाकर दो। हाँ अभी बनाती हूँ। नीतू क्रीम की डिब्बी को रखकर किचन में चली जाती है। अब समझ में आया लोग घूर क्यों रहे थे। खैर छोड़ो, कौन सा मेरे घर के थे, क्या ही लेना देना मुझे। नीतू घर के कामों में दिन भर लगी रहती है और रात में भी थक हार कर ऐसे ही सोने चली जाती है। सुबह तक उसके बाल उलझ जाते हैं। कितनी देर से तैयार होने में लगी हो? अरे मुझे कल बाल सुझाने का टाइम ही नहीं मिला, इसलिए अब देखो ना टाइम लग रहा है। हाँ तो ये बाद में करना, मेरे कपड़े पहले प्रेस कर दो। आपको कहाँ जाना है? आपका तो वर्क फ्रॉम होम है ना। अरे मुझे आज अपने दोस्तों से मिलने जाना है, तुम जल्दी से प्रेस करो, एक भी शर्ट अच्छी नहीं दिख रही है। हाँ अभी कर देती हूँ। नीतू अपना काम छोड़कर सचिन के कामों में लग जाती है। बालों का झोड़ा ही लगा लेती हूँ, बाद में ढंग से सुलझा लूंगी। नीतू कपड़ों पर प्रेस करके फ्री हुई थी कि उसकी सास ने उसे आवाज लगा दी। बहू सुन जरा। जी मम्मी जी। बहू ये जरा माला तो बना दे, आज मंदिर में लेकर जानी है मुझे। अभी आके बनाती हूँ ना मम्मी जी, बालों को थोड़ा ठीक कर लो। अरे बहू क्या ही करना है इतना सच के, जल्दी से काम कर दे। लाइए मम्मी जी, पहले आपका काम कर देती हूँ। और सुन, इसके बाद ना प्रसाद बना देना, आज मैं लेकर जाऊंगी। ठीक है मम्मी जी। माला बनाकर नीतू प्रसाद की तैयारी में लग जाती है। पता नहीं इतना काम कहाँ से हो रहा है, बिल्कुल वक्त ही नहीं मेरे पास और कुछ करने के लिए। दोपहर के वक्त नीतू को समय मिलता है कि वो अपने बालों को ठीक कर ले। किसी तरह सुलझाकर वो बालों की चोटी बना देती है। हाँ अब नहीं उलझेंगे बाल। मम्मी मेरा होमवर्क करवा दो ना। सुनिए, आप होमवर्क करवा दीजिए ना इसका। तुम क्या सारा दिन तैयार होती रहती हो, आना जाना तो कहीं है नहीं, जब देखो तब शीशे के सामने होती हो। अरे तो चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्ला नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, तुम करवा दो होमवर्क। ठीक है। नीतू मोंटू को होमवर्क करवाती है और शाम में घर के कामों में लग जाती है। तभी उसकी सहेली का फोन आता है। हेलो, क्या कर रही है? अरे कुछ नहीं, बस रात के खाने की तैयारी। रात की खाने की तैयारी अभी से? अरे आज तो और लेट हो गई हूँ। तू बता कैसे फोन किया? हम लोग ना तेरे घर के पास वाले रेस्टोरेंट में आए थे, तू भी आ जाना, मिलना हो जाएगा। अरे पहले बता देती, अभी कैसे आऊं? अरे 15 मिनट के लिए आ जा। ठीक है आती हूँ। नीतू जल्दी से साड़ी ठीक करती है और घर से निकल पड़ती है। आ गई तू, लेकिन ये क्या हालत बना रखी है, चप्पल में आई है। अरे जल्दी जल्दी में यही मिला। और बताओ कैसे हो तुम लोग? हम सब तो बढ़िया है, पर तू घर में क्या कर रही थी जो ऐसे आ गई? बहुत काम होता है यार। अभी तुम लोगों के बच्चे परेशान नहीं करते होंगे, यहाँ तो टिफिन से लेकर होमवर्क भी मुझे ही करवाना होता है। अच्छा, फिर तो थोड़ा तो टाइम निकाल अपने लिए। टाइम निकालने के लिए टाइम होना भी तो चाहिए ना। अच्छा मैं चलती हूँ, बहुत काम है। नीतू वापस अपने घर आ जाती है और उसे बाहर से आता देखकर उसकी सास कहती है, कहाँ गई थी बहू? कहीं नहीं मम्मी जी, वो पास में ही मेरी सहेलियां आई हुई थी ना, तो उनसे मिलने के लिए गई थी। अच्छा, सब्जी बन गई? अभी नहीं मम्मी जी। कैसे बनेगी बहू, बाहर जाने से फुर्सत नहीं है तुझे? अभी बना देती हूँ ना मम्मी जी। हाँ बनाओ जल्दी से। नीतू रात का खाना बनाती है और कमरे में आ जाती है। सुनो जी। सैलरी आ गई है, तुम्हें जो जो सामान चाहिए उसकी लिस्ट बनाकर दे दो मुझे। लिस्ट तो कब से बन गई है, ये लीजिए। नीतू सचिन को लिस्ट देती है और लिस्ट देकर सचिन का मुंह बन जाता है। क्या हुआ? ये क्या क्रीम पाउडर लिख रखा है, तुम्हें इतना फिजूल खर्च करना क्यों है भाई? अरे ये तो रोज की चीजें हैं, ये जरूरी है। तो इतने महंगे वाले लेने की क्या जरूरत है, रोज में तो कोई सा भी लगा लो। अरे पर कुछ नहीं सुनूंगा अब मैं, आज से मैं लेकर आऊंगा ये सब, तुम्हें तो जो आइटम दिखता है उठा लेती हो। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अगले दिन सचिन सारा सामान ले आता है और नीतू को बिल दिखाकर कहता है, देखो कितनी बचत की मैंने, सबसे महंगे मेकअप के आइटम आते हैं। बहू अब तू ये सब फालतू चीजें लेना बंद कर दे, गृहस्थी में ध्यान लगा। जी मम्मी जी, ध्यान लगा रही हूँ। अब देखिए जैसे जैसे समय बीतता है लोगों की आदतें भी बदल जाती है। नीतू की भी आदतों में बहुत बदलाव आ चुका था। बहू सुन, जल्दी से चल मेरे साथ मंदिर, आज वहां की सजावट मुझे करनी थी। चलिए मम्मी जी। बहू ऐसे ही जाएगी? अब चलिए ना मम्मी जी, कौन देख रहा है मुझे? अरे पर थोड़ा सा बाल तो सुखा ले। अरे रास्ते में सूख जाएंगे ना। ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। नीतू को अब इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वो कैसी लग रही है। उसके लिए सजना संवरना अब समय की बर्बादी हो चुका था। मम्मी जी मैं अब घर जा रही हूँ, आप आ जाना। ठीक है बहू। नीतू वापस चली जाती है और रास्ते में उसे शांति रोक लेती है।
नीतू, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? हाँ आंटी, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो तुझे देख के लग रहा है कुछ हुआ है। चमक ही नहीं है तुझमें तो। आंटी जी, चमक वमक कुछ नहीं होती, सब मेकअप होता है। हाँ वो तो है। और मेकअप में फालतू खर्चा क्यों करना? कट तो रही है जिंदगी बिना उसके। हाँ वो भी है, अलग ही सोच है तेरी तो। अब जाती हूँ मैं। शाम के वक्त गीता नीतू के साथ बाहर जाने की तैयारी कर रही थी। बहू तो क्या पहन रही है? पहन लूंगी मम्मी जी कुछ भी, मुझे थोड़ी ना किसी से बात करनी। वाह ठीक है, लेकिन मम्मी जी मैं सोच रही थी उनके बीच में जाकर मैं क्या ही करूंगी। क्यों, क्या हुआ? पहले तो तुझे अच्छा लगता था उनके घर। अच्छा लगता था, अब जाती हूँ ना तो अजीब लगता है। एक तो उनके घर की औरतें ऐसे सज के रहती हैं जैसे कोई फैशन शो चल रहा। वो तो है, लेकिन अगर तू नहीं गई और उन्हें बुरा लग गया तो? बुरा क्या लगना है, खुद को देखने से फुर्सत होगी उन्हें, तब तो ध्यान होगा ना कौन आया कौन नहीं। फिर भी चल ले बहू। ठीक है, अब आप इतना कह रही हो तो चलती हूँ। नीतू गीता के साथ आ जरूर जाती है, लेकिन उसकी नजर बाकी औरतों के कपड़ों पर थी। ये भी कोई डिजाइन है ब्लाउज की? न साड़ी किसी मतलब की लग रही है, बालों में जाने क्या कर रखा है। अरे नीतू, तू भी यहाँ आई है? हाँ मैं भी। और तू कैसे आई? मेरे दूर के रिश्तेदार है, वो सब छोड़, नीतू आजा फोटो लेते हैं। अरे फोटो अच्छी नहीं आती मेरी। अरे आएगी, आना। नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी है। पता नहीं, पर तू बहुत अजीब हो गई है। अरे मैं कहाँ अजीब हुई हूँ, तुम लोग पता नहीं कौन सी डिजाइन की साड़ी पहने हुए हो। यार ये सब तो ट्रेंड है। तू कहाँ जा रही है आजकल? अपने घर में। अच्छा चलती हूँ, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा यहाँ। अरे आना, बाकी लोगों से मिलवा देती हूँ तुझे। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं मिला। अब तुम सबके जैसी मैं नहीं लग रही हूँ। जैसी भी है ठीक है, आ जाना। अरे नहीं, रहने दे, मैं जा रही हूँ। नीतू वहां से उठकर वापस अपने घर को चली आती है। घर में ही सही लगता है, ना किसी से मिलो ना चार बातें हो। मैं तो चली सोने। नीतू चुपचाप सोने चली जाती है और अगले कुछ महीनों में तो उसका घर से निकलना बहुत कम हो जाता है। क्या हुआ बहू, ऐसे क्यों बैठी है? आजा चल मेरे साथ मंदिर। नहीं नहीं, मेरा मन नहीं है मम्मी जी, आप ही जाइए। क्यों मन नहीं है? क्या करूंगी बाहर जाके, घर में ही मुझे बहुत काम पड़े हैं। मटर छिलने हैं, खाना बनाना है, इनके कपड़े सेट करने हैं, मोन्टू का होमवर्क है, बहुत काम है। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। गीता तो नीतू को छोड़कर मंदिर चली जाती है और नीतू टीवी चालू करके देखने लगती है। पता नहीं आजकल ये सब क्या चल रहा है, इतना मेकअप कौन ही करता है। नीतू टीवी बंद करके घर के कामों में लग जाती है। शाम को उसकी सास लौट कर आती है और उसे कार्ड पकड़ा देती है। ये किसकी किटी पार्टी का कार्ड है? अरे तेरी मौसी की बेटी आई थी बाहर, उसके बच्चे का बर्थडे है, कोई किटी पार्टी नहीं। अरे ये तो कल ही है, जाऊंगी मैं। और मोन्टो को भी ले जाना। जी मम्मी जी। अगले दिन नीतू अपनी वही साड़ियों में से एक साड़ी पहनकर जाती है और उसे देखकर मौसी की बेटी कशिश चौंक जाती है। दीदी ये क्या हाल बना लिया आपने? क्या मतलब? अरे शक्ल देखकर आई हो आप आईने में, या किसी ने अभी तक आपको कुछ कहा ही नहीं? क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दीदी आपने ना बाल सेट किए हैं, ना आईब्रो है, लिपस्टिक भी नहीं लगाई, और ये साड़ी कितने सालों बाद निकाली है? अरे सही तो लग रही हूँ, और क्या तैयार होते हैं, ये साड़ी मैंने 4 बार भी नहीं पहनी है पता है? दीदी साड़ी भले ही आपने 4 बार ना पहनी हो, लेकिन फैशन गया इस साड़ी का। लोग आपको बाबा आदम के जमाने की समझेंगे, और ऐसा लग रहा है आप तो मुंह पर कुछ लगाकर ही नहीं आई। क्या करना है लगा के, कौन देख रहा है मुझे? दीदी कोई देखे तभी हम अच्छे लगते हैं क्या? उनके लिए तैयार हो रहा था क्या हमें? क्या बोल रही है तू, मेकअप में फालतू खर्चा नहीं करती मैं। दीदी मेकअप नहीं होता है, अपने आप को मेंटेन किया जाता है, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा, कोई और आपको नहीं समझने वाला। तू ऐसे क्यों बोल रही है? अब शादी को इतने साल हो गए, अब क्या सज के घूमती फिरूं मैं? कौन आपके दिमाग में ये सब डाल रहा है? शादी से कोई मतलब नहीं है, जिम्मेदारियां कितनी भी हो, अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। अब समझ में आया आप कोने में क्यों खड़ी हो, आप आओ मेरे साथ। अरे कहाँ ले जा रही है? मैं लिख कर दे सकती हूँ, ऐसी हालत में आप 4 लोगों से नजर भी नहीं मिलाओगी। अरे पर तू लेकर कहाँ जा रही है? कशिश नीतू को खींचकर अपने साथ ले जाती है और उसका मेकअप करनी चलाती है। देखो अपने आप को, पहचानो खुद को। बात तो तू सही कह रही थी, मुझे लग रहा था अब मेरा वक्त गया सजने संवरने का। दीदी खुद का ख्याल खुद को ही रखना होता है, कोई नहीं आता ध्यान रखने। हाँ सही कहा, अब वक्त आ गया है बदलने का। कशिश की पार्टी से नीतू घर आती है और अपने लिए बहुत सारा सामान ऑर्डर करती है। नीतू एक साथ इतने पैसे कहाँ कट गए? कहीं नहीं,
मैंने थोड़ा सा सामान मंगवाया है। क्या सामान है, दिखाओ। देखिए, ये क्या, क्रीम, फाउंडेशन, ब्लश, पाउडर, सीरम, ये सब क्या है फालतू खर्चा? बहू तुम मॉडलिंग करने जा रही है क्या? देखिए, मेकअप करना, तैयार होना, अच्छे से रहना, इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं मॉडलिंग करने ही जाऊं। फिर किसको दिखाने के लिए तैयार होना है? किसी को दिखाने को तैयार नहीं होता है, खुद के कॉन्फिडेंस के लिए तैयार होते हैं। और ये बात मुझे बहुत देर में समझ में आई। अब मैं नहीं रुकने वाली। अरे लेकिन आप भी तो शर्ट नहीं पहनते अगर उसमें एक भी सलवट हो, फिर मैं अपने उलझे हुए बालों को लेकर खुश कैसे रहूं? ठीक है बहू, बात तो सही है। आजकल तो मुझे भी ये सब फालतू खर्चा लग रहा था, लेकिन खुद को अच्छे से रखना, खुद का ख्याल रखना, खुद से प्यार करना भी जरूरी है। हाँ मम्मी जी। संचित, बहू को पैसे दे दे, कल हम दोनों शॉपिंग पर जाएंगे। नीतू अपनी सास की बात सुनकर खुश होती है। आखिर उसकी सास भी उसकी बात समझ गई थी। तैयार होना दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए होता है। ममता रसोई में पूड़ियां तलते हुए पल्लवी को आवाज देती है। पल्लवी, ओ पल्लवी, बेटा जरा इधर रसोई में तो आ। देख, सुबह से अकेली लगी हुई हूँ। आज तेरे ससुराल वाले आने वाले हैं, कुछ अच्छा प्रभाव पड़ना चाहिए। जरा हाथ बटा दे, कम से कम ये सब्जियां ही काट दे। ये सुनकर पल्लवी रसोई में आती है और कहती है, ओहो मम्मी, आप भी ना। आपको पता है कि मुझे तैयार होने में कितना टाइम लगता है, आपको अंदाजा भी है। अभी मुझे आईलाइनर लगाना है, बाल सेट करने हैं, फिर साड़ी पहननी है। अगर मैं रसोई की गर्मी और धुएं में आई तो मेरा सारा मेकअप खराब हो जाएगा। आप ही कर लो ना मम्मी, प्लीज। ऐसा कहकर पल्लवी रसोई से बाहर चली जाती है और ममता बड़बड़ाते हुए पूरियां तलती हैं। भगवान, ये लड़की तो एकदम आलस की मूरत है। बस सजना सवरना और आराम करना ही से आता है, कभी हाथ तक नहीं बटाती खाने में। मुझे तो समझ नहीं आता कि जब ये ससुराल जाएगी तो उसका क्या होगा। वहां तो कोई इसके नखरे उठाने वाला नहीं मिलेगा। पता नहीं अपने घर को कैसे संभालेगी। थोड़ी ही देर में ममता का खाना बनकर तैयार हो जाता है। उधर विवेक अपने माता पिता के साथ पल्लवी के घर पहुंचता है। सभी सोफे पर बैठे बातें कर रहे हैं। तभी पल्लवी चाय की ट्रे लेकर आती है। वो बहुत सुंदर लग रही है। विवेक उसे देखकर मुस्कुराता है। तब विवेक की माँ सरोज ममता से कहती है, ममता जी, आपकी बेटी तो वाकई बहुत सुशील और सुंदर है। हमें तो पहली नजर में ही पल्लवी पसंद आ गई है। हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए। लाइए भाई साहब, इसी बात पर मुंह मीठा कराइए। पल्लवी अब हमारे घर की लक्ष्मी बनेगी। अब शादी की तैयारियां शुरू करिए। और इस तरह पल्लवी और विवेक का रिश्ता पक्का हो जाता है। बीतते समय के साथ साथ 2 महीने के अंदर ही पल्लवी और विवेक शादी धूमधाम से संपन्न हो जाती है। पल्लवी अब विवेक की पत्नी बनकर उसके घर आ गई है। फूलों से सजे द्वार पर सरोज उसकी आरती उतारती है। पल्लवी कलश गिराकर अंदर आती है। तब रमेश कहता है, बेटा पल्लवी, अब तुम इस घर की बहू नहीं बेटी हो। वैसे तुम बहुत थक गई होगी, तुम जाओ और जाकर आराम करो। कल बाकी की रस्में आराम से सुबह करेंगे। जी पापा जी। इसके बाद पल्लवी अपने कमरे में चली जाती है और बाकी लोग भी अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। अगली सुबह पल्लवी जल्दी उठती है और नहा धोकर तैयार होकर सीधे रसोई में पहुंचती है, जहां सरोज चाय बना रही है। पल्लवी सरोज से कहती है, गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग बेटा, उठ गई तुम। मैंने सोचा जब तक तुम उठ रही हो तब तक मैं चाय बना लूं। चलो आओ हमारे साथ बैठकर चाय पी लो। अब पल्लवी सरोज के साथ चाय का ट्रे लेकर हॉल में आती है और परिवार के सभी लोगों के साथ बैठकर चाय पीती है। उसके बाद अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है तो क्यों ना मैं कुछ स्पेशल बनाऊं। मैंने पहले से ही सोच रखा है कि मैं आज मटर पनीर, छोले कुलचे और शाही पुलाव बनाऊंगी। आप बस मुझे बता दीजिए कि सामान कहाँ रखा है। अरे वाह बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि तुम्हें खाना बनाने का इतना शौक है। आजकल की लड़कियां तो किचन का नाम सुनते ही भागती हैं। जाओ जाओ, तुम्हारा मन करे जो वो बनाओ। मीठे में भी 2-3 चीजें जरूर बनाना। अपनी सास की बात सुनकर पल्लवी रसोई में चली जाती है और खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। इधर ये देखकर रमेश सरोज से कहता है, हमारी बहू तो वाकई बहुत अच्छी है सरोज। उसे खाना बनाने का शौक है, ये हमारे घर के लिए बहुत अच्छी बात है। किचन में पल्लवी बड़े उत्साह के साथ रसोई में खाना बनाती है। तभी विवेक का छोटा भाई आकाश वहां आता है और कहता है, भाभी क्या बना रही हो? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आकाश, मैं सबके लिए छोले कुलचे और मटर पनीर बना रही हूँ। भाभी वो सब तो ठीक है, पर आज आपकी पहली रसोई है तो मेरे लिए मेरी पसंद का वेज पुलाव अलग से बना देना। मुझे वो बहुत पसंद है और मुझे आज स्पेशल ट्रीट चाहिए। ठीक है आकाश,
कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हारे लिए अलग से पुलाव बना दूंगी। बातें करने के बाद आकाश वहां से चला जाता है और पल्लवी काम में लग जाती है। थोड़ी देर बाद पिंकी रसोई में आती है और कहती है, भाभी मुझे बर्गर और पानी पूरी बहुत पसंद है, मैंने कल ही सामान लाकर रख दिया था, क्या आप मेरे लिए वही बना देना? हाँ पिंकी, जरूर बना दूंगी। थोड़ी देर बाद पिंकी भी वहां से चली जाती है। अब पल्लवी सारा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व कर देती है। सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। तब पिंकी कहती है, भाभी आपने दही नहीं बघारी क्या? खाने के साथ बघारी हुई दही ना हो तो मजा ही नहीं आता। हाँ बहू, दही बघार लाती तो अच्छा होता। जी, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। पल्लवी फिर रसोई में भागती है और दही बघार कर ले आती है। तभी रमेश बोलता है, बहू सब्जी तो बहुत स्वादिष्ट है, पर रोटियां ठंडी हो गई है, अगर गरम गरम रोटियां मिल जाती तो मजा आ जाता। जी पापा जी, मैं अभी गरम गरम रोटियां बना लाती हूँ। अब पल्लवी फिर से रसोई में जाती है और गरम गरम रोटियां बनाकर ले आती है। वो लगातार रसोई और डाइनिंग रूम के चक्कर काटती रहती है। सब खाना खाकर उसकी बहुत तारीफें करते हैं और नेक देते हैं। खाना खाने के बाद विवेक और आकाश दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, तो वहीं पिंकी कॉलेज चली जाती है। सरोज पड़ोस में बैठने चली जाती है और रमेश जी भी किसी काम से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद पल्लवी डाइनिंग टेबल के सामने खड़े होकर सोचती है, हे भगवान, इतने सारे बर्तन, मैं तो पहले ही इतना सारा अलग अलग तरह का खाना बनाकर थक चुकी हूँ। अब सारे बर्तन और साफ सफाई भी मुझे ही करने पड़ेंगे। खैर, अब क्या कर सकती हूँ, करना तो पड़ेगा। पल्लवी डाइनिंग टेबल के सारे बर्तन इकट्ठा करके किचन में ले जाती है और सिंक में रखकर धोती है। बर्तन धोने के बाद वो किचन साफ करती है और वो काफी थक चुकी थी। अब वो अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट जाती है। शाम होते ही सरोज पल्लवी के कमरे में आती है और कहती है, बहू जल्दी तैयार हो जा, आज तेरी मुंह दिखाई की रस्म है। मोहल्ले की औरतें आती होंगी, तुझे सबके लिए नाश्ता भी बनाना है। समोसे, पकौड़े और गुजिया जरूर बनाना, मीठा तो होना ही चाहिए। तू जल्दी से रसोई में जा और ये सब कुछ बनाकर तैयार कर ले। अपनी सास की बात सुनकर पल्लवी फिर से रसोई में जाकर नाश्ता बनाने लगती है। वो समोसे, पकौड़े, गुजिया और शरबत बनाकर तैयार कर लेती है। थोड़ी ही देर में औरतें आती है। पल्लवी सभी को नाश्ता परोसती है। सभी औरतें नाश्ता करती है और पल्लवी की तारीफ करते हुए कहती है, वाह सरोज, तेरी बहू कितनी सुंदर है, कितनी गुणी भी है, नाश्ता तो बहुत ही अच्छा बनाया है उसने। अपनी बहू की तारीफ सुनकर सरोज बहुत खुश हो जाती है। मुंह दिखाई की रस्म के बाद सभी औरतें अपने अपने घर चली जाती है। रात को जब पल्लवी अपने कमरे में जाती है तो विवेक आता है। आज तुम बहुत थक गई होगी पल्लवी, तुमने इतना सारा काम जो किया है, पहले दिन तो ऐसा होता ही है। हाँ विवेक, मैं वाकई बहुत थक गई हूँ, बस अब सोना चाहती हूँ। ऐसा कहकर पल्लवी सो जाती है। अगले दिन सुबह पल्लवी रसोई में जाती है, नाश्ता बनाने लगती है। तभी आकाश आता है और कहता है, भाभी मेरा टिफिन जल्दी दे दो, मुझे आज बहुत काम है। हाँ देवर जी, बस मैं बना ही रही हूँ। फिर आकाश वहां से चला जाता है। थोड़ी देर पिंकी रसोई में आती है और कहती है, भाभी आप पोहा बना रही हो क्या? लेकिन मुझे पोहा नहीं खाना, मेरे लिए सूजी का हलवा बना दो। ठीक है पिंकी, मैं बना देती हूँ। अब पल्लवी पोहा, सैंडविच और सूजी का हलवा बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। तभी सरोज पोहा और सूजी का हलवा देखकर कहती है, बहू कल का खाना काफी भारी हो गया था, तो इसलिए आज मेरा कुछ हल्का खाने का मन है। ऐसा कर कि मेरे लिए खिचड़ी बना दे। अब पल्लवी फिर से किचन में जाती है और अपनी सास के लिए खिचड़ी बनाते हुए सोचती है, ये लोग तो मुझे नौकरानी ही समझ रहे हैं, जिसे देखो बस अपनी फरमाइश ही करता रहता है। इन्हें ये समझ नहीं आता कि मैं भी इंसान हूँ और मुझे भी थकान होती है। पल्लवी खिचड़ी बनाकर अपनी सास को लाकर परोस देती है। सभी लोग नाश्ता करते हैं और अपने काम से चले जाते हैं। फिर पल्लवी भी सारा काम खत्म करके अपने कमरे में जाती है। तभी विवेक का कॉल आता है और वो पल्लवी से कहता है, पल्लवी शाम को मेरे 4 दोस्त खाना खाने आ रहे हैं, तो तुम उनका खाना बना लेना। जी ठीक है। अब पल्लवी रसोई में जाकर देखती है तो सब्जियां खत्म हो गई थी, इसलिए वो बाजार जाती है। बाजार से सब्जियां लेकर आती है और फिर किचन में जाकर सभी लोगों का खाना बनाती है। रात को विवेक के दोस्त आते हैं। फिर पल्लवी सभी लोगों के लिए खाना परोसती है। सब लोग खाना खाते हैं और पल्लवी की बहुत तारीफ करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुबह पल्लवी रसोई में जाती है और सभी के लिए खाना बनाती है। फिर जब पल्लवी खाना परोसती है तो खाना चखकर सबके कान से धुआं निकलने लगता है, क्योंकि खाने में बड़ी मिर्च बहुत ज्यादा डाली गई थी। पानी ला भाभी, ये क्या बनाया है? इसमें तो सिर्फ मिर्ची ही मिर्ची है।
पल्लवी, ये क्या किया तूने? पूरी सब्जी जहर बना दी है। पल्लवी सभी को पानी देती है और रसोई से दही और शक्कर लाकर भी देती है। सभी लोग पानी पीते हैं और फिर दही और शक्कर खाते हैं। उसके बाद पल्लवी कहती है, अरे माँ जी, पता नहीं कैसे मिर्च ज्यादा गिर गई, लेकिन आप सब रुकिए, मैं अभी सबके लिए खिचड़ी बना देती हूँ। ठीक है बहू, तू सबके लिए खिचड़ी बना ले। अब पल्लवी फिर से किचन में जाती है और सभी के लिए खिचड़ी बनाकर लेकर आती है। सभी लोग खिचड़ी चखते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा तेज थी। ये देखकर रमेश पानी पीते हुए कहता है, बाप रे, खिचड़ी भी तीखी। रहने दो, आज हम बाहर ही खा लेंगे। भाभी, आज आपको पता नहीं क्या हो गया है, आप तो रहने ही दो, हम बाहर ही खा लेंगे। ऐसा कहकर सभी लोग डाइनिंग टेबल से उठकर चले जाते हैं। पल्लवी भी अपना काम निपटाती है और अपने कमरे में जाकर आराम करती है। शाम को सरोज पल्लवी के कमरे में आती है और कहती है, बहू, आज रात के खाने पर बुआ जी और उनकी फैमिली वाले आ रहे हैं। तू खाना बना लेना, लेकिन कम मिर्च डालना। जी माँ जी। अब पल्लवी किचन में जाती है और खाना बनाना शुरू करती है। वो कड़ी पकौड़ा, दाल तड़का, चावल, रोटियां और पूरी भी बनाती है। शाम को बुआ जी अपने परिवार के साथ पहुंच जाती हैं। सभी लोग बैठकर बातें करते हैं। फिर पल्लवी सभी के लिए खाना लगाती है और सभी खाना खाना शुरू करते हैं। खाना चखकर बुआ जी कहती हैं, आहा, ये क्या है? ये खाना है या तेजाब? तूने हमें मारने के लिए बुलाया था क्या? पता नहीं बुआ जी, मेरे हाथ से मिर्च का अंदाजा ही नहीं लग रहा है। मुझे यहाँ नहीं रुकना। चलो बेटा, सभी चलो यहाँ से। ऐसी बहू भगवान किसी को ना दे। बुआ जी रात को ही अपने परिवार के साथ सामान समेटकर भाग जाती है। बुआ जी के जाने के बाद सरोज कहती है, हे भगवान, आज तो नाक ही कट गई। बुआ जी क्या सोच कर गई होंगी। पल्लवी, तूने तो आज अनर्थ ही कर दिया। इतनी मिर्च कोई दुश्मन को भी इतना तीखा नहीं खिलाता है। माँ जी, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, मेरा हाथ जैसे अपने आप मिर्च के डिब्बे पर चला जाता है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अगले दिन सुबह पल्लवी किचन में खाना बना रही थी। पिंकी कॉलेज से लौटती है और वो रसोई में जाती है, जहां पल्लवी आलू के पराठे बना रही थी। पिंकी पल्लवी से कहती है, भाभी, वैसे तो मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे लगता है कि आप आलू के पराठे में बहुत तीखा डालोगी, इसलिए रहने दो, मैं कैंटीन से ही खा लूंगी। ऐसा कहकर पिंकी कॉलेज चली जाती है। थोड़ी देर पल्लवी सभी के लिए आलू पराठा बनाती है और नूडल्स बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है और सभी लोग नाश्ता करने लगते हैं। तभी विवेक आलू का पराठा खाकर कहता है, उफ पल्लवी, ये पराठा है या जहर? तुमने इसमें इतनी लाल मिर्च क्यों डाली है? क्या हो गया है तुम्हें? विवेक, मुझे खुद नहीं पता, मेरे हाथों से जैसे स्वाद ही रूठ गया है। शायद मुझे आराम की जरूरत है, पर यहाँ तो सुबह से रात तक काम ही खत्म नहीं होता। तू रहने दे बहू, आज का खाना हम बाहर से ही ऑर्डर कर लेंगे। ऐसा कहकर सभी लोग डाइनिंग टेबल से उठकर चले जाते हैं। अब तो हर दिन ऐसा होता है। पल्लवी जब भी खाना बनाती तो उसमें लाल मिर्च बहुत ज्यादा हो जाती और मजबूरी में घर वालों को या तो बाहर से खाना ऑर्डर करके खाना पड़ता है या कुछ और बनाकर खाना पड़ता है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन शाम को विवेक पल्लवी को पार्टी में ले जाता है। वहां पल्लवी अपनी सहेली नेहा से मिलती है। विवेक कुछ दोस्तों से मिलने दूसरी तरफ चला जाता है। तब नेहा पल्लवी से कहती है, तो क्या हाल है मिसेस पल्लवी? तेरा मिर्च प्लान कैसा चल रहा है? नेहा, तेरा आइडिया तो काम कर रहा है, पर अभी भी ये लोग मुझे किचन में भेजते हैं। मुझे डर है कि कहीं ये लोग बीमार न पड़ जाए। चिंता मत कर, जब तक उन्हें यह एहसास नहीं होगा कि तेरे बिना घर का सिस्टम फेल हो जाएगा, तब तक वो तुझे नहीं छोड़ेंगे। बस एक आखिरी बड़ा धमाका कर और देख कैसे काम वाली के लिए सब राजी हो जाते हैं। दोनों काफी देर तक बातें करते रहते हैं। फिर विवेक और पल्लवी घर आ जाते हैं। अगले दिन रविवार था। सब घर पर थे। सरोज सबसे कहती है, उफ, कल की उस तीखी दाल ने तो बुरा हाल कर दिया। बहू से बनवाया तो आज फिर वही होगा। पल्लवी, ओ पल्लवी। जी माँ जी, क्या बनाना है? आज तू रहने दे बेटा, मेरा पेट बहुत चल रहा है। आज मैं और पिंकी मिलकर बना लेंगे। पिंकी, जरा रसोई में चल और हाथ बटा। आज सरोज और पिंकी किचन में पहुंच जाती है और खाना बनाना शुरू करती है। पिंकी प्याज काटते हुए कहती है, मम्मी, मुझे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है और फिर सहेली के घर जाना है। मैं ये प्याज लहसुन नहीं काट सकती, मेरे नाखूनों का मैनीक्योर खराब हो जाएगा। तुझे अपने नाखूनों की पड़ी है, यहाँ मेरी कमर टूट रही है, कामचोर कहीं की। सरोज और पिंकी बातें ही कर रहे थे कि तभी रमेश वहां आ जाता है और कहता है, आज मैंने मोहल्ले के 3-4 दोस्तों को दोपहर के खाने पर बुलाया है, थोड़ा ज्यादा खाना बनाना। क्या
आज तो मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा और आपने अपने दोस्तों को खाने पर बुला लिया है। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है। तभी पल्लवी वहां आती है और कहती है, माँ जी, क्या मैं कुछ मदद करूं? नहीं बहू, तू बस ये प्याज और मिर्ची काट दे। खाना तो तू बना नहीं सकती, तू तो उसमें आग लगा देगी। पल्लवी प्याज और मिर्च काट देती है और वहां से चली जाती है। सरोज और पिंकी जैसे तैसे खाना बनाती है। तब तक रमेश के दोस्त भी आ गए थे। दोनों मिलकर सभी को खाना खिलाती है। थोड़ी देर बाद सभी चले जाते हैं। तब सरोज और पिंकी दोनों हॉल में बैठकर अपनी थकान का रोना रोने लगती है। ये सब सुनकर रमेश कहते हैं, देखा सरोज, आज एक दिन तुमने खाना बनाया तो तुम्हारी ये हालत है। और पल्लवी तो रोज ये सब करती थी, ऊपर से सबकी अलग अलग फरमाइशें। हमने कभी ये नहीं सोचा कि वो कितना थक जाती होगी। रमेश की बात सुनकर सरोज और पिंकी भी सोच में पड़ जाती है। अगले दिन रमेश सभी से कहता है, आज कुछ लोग पिंकी को देखने आने वाले हैं। बहुत अच्छा रिश्ता है, अगर जम गया तो हम पिंकी की शादी तय कर देंगे। माँ, अगर आज भी भाभी ने मिर्च वाला खाना बना दिया तो मेरा रिश्ता होने से पहले ही टूट जाएगा। प्लीज कुछ कीजिए। मुझे भी यही डर है। मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब रोज रोज इतना काम करने का जोर नहीं है। बहू, अब तू ही बता क्या करें। माँ जी, मैंने एक आइडिया सोचा है। क्यों ना हम एक मेड रख ले, वो खाना भी बनाएगी और घर का बाकी काम भी करेगी। पर ऐसी भरोसेमंद मेड कहाँ मिलेगी? मैंने बात कर ली है। हमारी पड़ोस वाली नेहा के यहाँ एक शीलाबाई आती है, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। मैंने उन्हें आज ट्रायल के लिए बुलाया है। ठीक है, उसे बुला ले तू, हम उसे काम पर लगा लेंगे। ये सुनकर पल्लवी बहुत खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद शीलाबाई आती है और खाना बनाती है। मेहमान आने वाले हैं। पल्लवी रसोई में जाती है और शीलाबाई से कहती है, शीलाबाई, याद है ना जो मैंने सिखाया था? तू बस ऊपर ऊपर का काम कर, मैं मसाले और बाकी का खाना देख लूंगी। जी मेम साहब, आप फिक्र मत कीजिए। पल्लवी चुपके से बहुत ही स्वादिष्ट और बिना मिर्च का खाना तैयार करती है। मेहमान खाना खाते हैं और शीलाबाई के हाथों के खाने की बहुत तारीफ करते हैं। वाह, क्या लाजवाब खाना बना है। ऐसा स्वाद तो बड़े बड़े होटलों में भी नहीं मिलता। आपकी बहू ने बनाया है क्या? नहीं नहीं, ये हमने नई मेड रखी है, शीलाबाई, उन्हीं के हाथ का कमाल है। खाना खाने के बाद मेहमान पिंकी के हाथ में शगन के पैसे रखकर चले जाते हैं। सरोज बहुत खुश होती है। वो रसोई में जाती है और पल्लवी से कहती है, देखा पल्लवी, शीलाबाई से कुछ सीख। कितना बढ़िया खाना बनाया है बिना मिर्च के। और एक तू है, तुझे तो शर्म आनी चाहिए। अब से शीलाबाई ही खाना बनाएगी, बस तू उनकी मदद करना। जी माँ जी, जैसा आप कहें। ये कह के सरोज वहां से चली जाती है। सरोज के जाते ही शीलाबाई पल्लवी से कहती है, मेम साहब, खाना तो आपने बनाया था, फिर आपने मालकिन को सच क्यों नहीं बताया? शीलाबाई, अगर मैं सच बता देती तो वो मेड को कभी नहीं रखती। मुझे काम से डर नहीं है, पर मैं इस घर की बहू बनकर रहना चाहती हूँ, कोलू का बैल नहीं। अब बस तू चुप रहे और काम करके अपनी पगार ले। और इस तरह पल्लवी अपनी सूझबूझ से घर में एक मेड लगा लेती है और अपने जीवन की समस्या को हल कर लेती है।